हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका डीके एजुकेशन में। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ इतिहास के बारे में बताने वाला हूँ। मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ इतिहास। तो आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, इतिहास में 3 चरणों में पढ़ाने वाला हूँ। कितने चरणों में? 3 चरणों में पढ़ाने वाला हूँ। तो आइए जानते हैं वो 3 चरण कौन से हैं। तो पहला है प्राचीन काल। अब जो प्राचीन काल है ये कब से चला था और कब खत्म हुआ था? जो प्राचीन काल है वह चला था 2500 ईसा पूर्व से 700 ईसा पूर्व तक चला। इसमें ब्राह्मणों ने राज्य करा। इसमें ब्राह्मण जो होते हैं, ब्राह्मण ने राज करता हुआ 2500 ईसा पूर्व से 700 ईसा पूर्व तक चला था। ईसा पूर्व हम तब लगाएंगे जब जो बीता हुआ कल या बीता हुआ साल होगा उसमें हम ईसा पूर्व लगाएंगे। ठीक है, तो ये प्राचीन काल है जो 2500 ईसा पूर्व से 700 ईसा पूर्व तक चला। इसी प्रकार से दूसरा है हमारा मध्यकाल था। तो वो चला था 700 ईसा पूर्व से लेके 1707 ईसा पूर्व तक। 700 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व तक। इसमें किसने राज करा था? इसमें करा था मुसलमानों ने। अफगानी, जिसे अफगान भी कहा जाता है। अफगान, मैं आपको बताऊंगा क्यों कहा जाता है। तो ये चला था 700 ईसा पूर्व से 1707 ईसा पूर्व तक। अब है हमारा आधुनिक काल में किसने राज्य किया था? वो करा था अंग्रेजों ने। कब से कब तक करा था? वो करा था 1707 ईसा पूर्व से लेकर 1947 ईसा पूर्व तक अंग्रेजों ने शासन करा था। अंग्रेज लिख दिया है मैंने। अब इसका जो शासन काल था वो कब से कब तक चला था? 1707 ईसा पूर्व से जब जो 1707 ईसा पूर्व से 1947 ईसा पूर्व तक चला था। 1947 ईसा पूर्व तक चला था। 1707 ईसा पूर्व से 1947 ईसा पूर्व तक चला था मध्यकाल। इसमें अंग्रेजों ने शासन करा था, है ना। ये आधुनिक काल है। मध्यकाल 700 ईसा पूर्व से 1707 ईसा पूर्व तक चला था। प्राचीन काल 2500 ईसा पूर्व से 700 ईसा पूर्व तक चला था। तो हम इसमें सबसे पहले बात करने वाले हैं मध्यकाल में हम 2 राजाओं के बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे। किनके बारे में? पहला है मोहम्मद बिन कासिम, जिसका उद्देश्य सिर्फ भारत को लूटना था। और दूसरा था गजनवी, उसका भी क्या था उद्देश्य? भारत को लूटना था। लेकिन हम पढ़ेंगे गौरी के बाद आएंगे वंश, जैसे आ गया गुलाम वंश, खिलजी वंश, सैयद वंश, तुगलक वंश और लोधी वंश। इन 5 वंशों के बारे में पढ़ेंगे हम। तो पहले हम पढ़ेंगे मध्यकाल के बारे में। तो आपको कुछ जानकारी भी दे देता हूँ मध्यकाल के बारे में, किस तरह से हम मध्यकाल के बारे में पढ़ेंगे। मध्यकाल में हम 2 चरणों में पढ़ेंगे मध्यकाल। एक दिल्ली सल्तनत और मुगल काल। जो ये मुगल काल है वह कहां से था? वह था मंगोलिया से। मतलब मुगल काल में जितने भी राजा है उसमें अधिकतर जो राजा है वो मंगोलिया से आते हैं। मंगोलिया कहाँ है? चीन के जस्ट ऊपर है मंगोलिया। और ये है दिल्ली सल्तनत। अफगान के राजाओं के बारे में पढ़ेंगे हम। इसमें अफगान लिख देता हूं मैं, अफगान। तो दिल्ली सल्तनत की शुरुआत जो थी वो किसने करी थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने करी थी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की जो थी शुरुआत करी थी। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश का निर्माण करा था। तो आइए जानते हैं तो मध्यकाल के बारे में। तो पहले मैं आपको वंश के बारे में नाम बता के 2 ऐसे राजाओं के बारे में बताऊंगा जिनका
सिर्फ उद्देश्य लूटना था, उनके वंश से कोई मतलब नहीं था। तो पहला है मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम। अब मोहम्मद बिन कासिम भारत में मध्यकाल में पहला आक्रमण था जो मोहम्मद बिन कासिम द्वारा किया गया था। यह आक्रमण 712 ईस्वी पूर्व में हुआ था। अब इसका एक उद्देश्य था, क्या था? भारत को लूटना। ये सफलतापूर्वक रहा। इसका जो आक्रमण था वो सफल रहा और इसने भारत को लूटा। उसी प्रकार से दूसरा राजा आया, गजनी। अब ये गजनी था, इसका जो अफगान का राजा बना था, ये बना था 998 ईसा पूर्व में अफगान का राजा बना। अफगान का राजा 998 में बना। ये इसकी रणनीति 1175 में शुरू हुई भारत पर अटैक करने की। इसने जब अटैक करा था, इसकी जो अटैक की रणनीति थी वो 1000 में शुरू हुई थी, लेकिन इसने जो पहला आक्रमण करा था वो करा था 1001 में करा था। 1001 में पहला आक्रमण करा था। इसने टोटल कुल 17 आक्रमण किए। इसने कुल 17 आक्रमण किए हैं आज तक। 17 आक्रमण, वो भी भारत पर। तो पहला आक्रमण 1001 में करा था। इसी प्रकार से इसने 13 और आक्रमण किए। किस पे करे थे इसने? ये जो मैंने अभी आपको बताया 13 और 1 14, जो 14 आक्रमण करे थे। 14 आक्रमण करे थे सोमनाथ मंदिर पर वो सोमनाथ मंदिर था नहीं। इसे गजनी को भारत का सोमनाथ मंदिर पता नहीं था, तो इसने पहले तो 14 आक्रमण करे टोटल सोमनाथ मंदिर पर। वह सोमनाथ मंदिर ना होकर कोई ऐसा मंदिर था जिसका नाम सोमनाथ मंदिर था। तो उसने 15 आक्रमण करने से पहले उसने एक व्यक्ति को भारत भेजा, बोला कि सोमनाथ मंदिर का पता लगाओ। तो इसने भेजा आला रोनी, जिसे संस्कृत का ज्ञान था। क्या था? संस्कृत का ज्ञान। आला रोनी को संस्कृत का ज्ञान था। किसका ज्ञान था? संस्कृत का ज्ञान था। इसने भारत में 6 साल तक संस्कृत सीखी। इसने भारत में 6 साल तक संस्कृत सीखी, क्योंकि इसको जब भेजा गया था, ये आते ही सबसे पहले इसको ये पता था कि मेरे को पता नहीं है सोमनाथ मंदिर कहाँ पे है। तुम इसने क्या करा? सबसे पहले 6 साल तक संस्कृत सीखी और साथ ही साथ इसने सारी बुकें पढ़ डाली और साथ ही साथ इसने सोमनाथ मंदिर का पता लगाया। कैसे? इसको पता था कि बुकों में जरूर सोमनाथ मंदिर का जो रास्ता है वो मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि इतना प्रसिद्ध मंदिर है, वहां पे इतना सोना है कि वो बुकों में तो जरूर मिलेगा। और भारत में सारे के सारे ज्ञानी थे, तो इसने सबसे पहले अधर्म पैदा करा। 6 साल तक संस्कृत सीखे, फिर अपने राजा को गजनी को लेके आया और जिसने 15वां आक्रमण किया। इसके बाद जो 15वां आक्रमण किया, 15वां आक्रमण सोमनाथ मंदिर पे करा। किस पर करा? सोमनाथ मंदिर पर। सोमनाथ मंदिर पर 1025 ईसा पूर्व में इसने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण करा। उसी प्रकार इसको सोमनाथ मंदिर पर जब आक्रमण करा, इसके 3-4 महीने बीत गए, 5 महीने बीत गए। ये ऊँटों पर अपना सोना, वहां से सोना लेते गया, महीने बीत गए, लेकिन वहां का सोना खत्म नहीं हुआ। बीच में राजस्थान के कुछ जाटों ने इसके ऊँटों के साथ इसके साथ छेड़छाड़ करी, जिसमें उसका सोना भी रुक गया था। तो इसको गुस्सा आ गया। तो इसने जो 16वां आक्रमण किया था, 16वां आक्रमण इसने कहा था राजस्थान के जाटों का संहार करने के।
राजस्थान के 16वां आक्रमण था, उसने करा था राजस्थान के जाटों का संहार करने के लिए आक्रमण किया। इसका 16वां आक्रमण भी सफलतापूर्वक रहा और ऐसे ही इसने 17वां आक्रमण किया। इसके कुल टोटल जो 17 आक्रमण थे वो कब से कब तक करे, 1001 से लेके 1027 1001 ईसा पूर्व से लेके 1027 ईसा पूर्व तक इसने क्या करे, 17 आक्रमण करे, कुल टोटल 17 आक्रमण करे। तो इसके बाद इन दो राजाओं के बाद एक राजा आया, अफगान का राजा बना। वो कब बना वो अफगान का राजा? वो बना 1117 में। उसका नाम क्या था? मोहम्मद गौरी 1170 में राजा बना। 1170 में अफगान का राजा बना। अफगान का राजा बना। अफगान का राजा 1170 में बना। अब इसने क्या सोचा, सारे के सारे जो राजा है वो सब भारत को लूटने के लिए क्या करते हैं, आक्रमण करते हैं। इसने एक रणनीति बनाई, क्यों ना भारत में ही अपने एक राज्य स्थापना कर दी जाए। तो इसने क्या करा, तो उसकी रणनीति थी 1175 में वह रणनीति बनाई कि मैं आक्रमण करूंगा। जो पहला आक्रमण किया उसने वो करा उसने 1191 में। अब 1191 में जो आक्रमण किया वो तराइन का प्रथम युद्ध कहलाता है। तराइन का प्रथम युद्ध किस किस के मध्य हुआ था? गौरी और पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान और गौरी के मध्य हुआ। गौरी वहां का राजा था। अब पृथ्वीराज और गौरी के जब मध्य जो आक्रमण किया उसमें पृथ्वीराज था जो अपना अजमेर है, जो उसका क्या था, ये राजा था। और गौरी था अफगान का राजा। अब जो आक्रमण किया है इसने राजस्थान पे किया तो पृथ्वीराज बीच में आया और तराइन का प्रथम युद्ध हुआ हरियाणा में। अब तराइन का प्रथम युद्ध कहलाया तो इसमें पृथ्वीराज की विजय हुई, गौरी की हार हुई। इसके बाद गौरी ने दूसरा आक्रमण किया 1192 में। उससे पहले पृथ्वीराज ने एक लड़की के साथ शादी करी जो जयचंद्र की पुत्री थी। जयचंद्र दिल्ली का राजा था। अब जयचंद्र की पुत्री का नाम था संयोगिता। जयचंद्र के पुत्री का राज था संयोगिता जयचंद्र के पुत्री का नाम था। ये क्या था? दिल्ली का राजा था। अब दिल्ली का राजा ये था अजमेर का राजा। अब क्या हुआ, पृथ्वीराज ने संयोगिता को भगाकर अजमेर में शादी कर ली तो इससे क्या हो गया, रुष्ट हो गया। कौन? जयचंद्र रुष्ट हो गया। जयचंद्र ने गौरी के साथ मिलकर 1192 में एक युद्ध करा। गौरी और जयचंद्र मिल गए और पृथ्वीराज को हराया। क्या था? तराइन का द्वितीय युद्ध। दूसरा युद्ध था ये तराइन का, जिसमें गौरी और पृथ्वीराज के बीच में युद्ध हुआ, जिसमें पृथ्वीराज की हार हुई। हार हुई और गौरी की विजय हुई। क्या हुई? विजय हुई, गौरी की विजय हुई। अब गौरी की विजय हुई तो इसके बाद गौरी ने 1194 में एक युद्ध करा, जिसमें गौरी और जयचंद्र का युद्ध हुआ। गौरी और जयचंद्र के बीच युद्ध हुआ।
वो युद्ध चंदावर का युद्ध कहलाया। किसका युद्ध कहलाया? चंदावर का। चंदावर का युद्ध किसका युद्ध? चंदावर का युद्ध कहलाया वह गौरी और जयचंद्र के बीच। इसमें क्या हुआ? जयचंद्र गौरी के पास पहुंचा और बोला कि मेरे को छोड़ दो, मेरा राज्य और सब ले लो। लेकिन गौरी ने बोला कि तू अपने अपनों का ही ना हो सका तो पराओं का क्या होगा, पराये का क्या होगा। गौरी ने जयचंद्र का गला काट दिया, गला काट दिया। गौरी ने जयचंद्र का गला काट दिया। गौरी की विजय हुई। चंदावर का युद्ध कहलाया। चंदावर का युद्ध कहलाया। जब भी गौरी के पास जो राज्य है वो उसका राज्य बढ़ जाता तो गौरी अपने गुलाम को भेजता राज्य, मतलब वहां का राजा बनने के लिए, वहां का संभालने के लिए गौरी अपना गुलाम भेजता था। इसने गुलाम भेजा एक भारत में कि जाओ तुम शासन करो वहां पे। तो इसने जो गुलाम भेजा उसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। क्या था? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक। अब मैं आपको बताऊंगा कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या क्या शुरू करा। अब कुतुबुद्दीन ऐबक, जब कुतुबुद्दीन ऐबक ने लाहौर में उसने अपने आप को राजा घोषित किया लाहौर में, और उसने लाहौर को क्या करी? राजधानी बनाई। जब वो कुतुबुद्दीन ऐबक आया, कुतुबुद्दीन ऐबक आया तो उसने दो चीजों का पहले निर्माण करा। आते ही दो चीजों का पहले निर्माण कर दिया। पहला था गुलाम वंश, गुलाम वंश, और दूसरा था दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत। गुलाम वंश व दिल्ली सल्तनत का निर्माण कर दिया उसने, क्योंकि ये गुलाम था तो गुलाम आया तो गुलाम कहलाया और गुलाम वंश का स्थापना करी। और इसके गुलाम वंश में 4 राजा हैं। कौन कौन से हैं? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान और बलबन। कुतुबुद्दीन ऐबक का जो गुलाम था वो था इल्तुतमिश का गुलाम था वो थी रजिया सुल्तान। वह एकमात्र ऐसी महिला है जो सुल्तान बनी। और उसके बाद थी रजिया सुल्तान का जो गुलाम था वो था बलबन। तो ये 4 राजा हैं जो गुलाम वंश को बनाने में सक्रिय हैं। जो अब गुलाम वंश की जो स्थापना थी वो कराई थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराई थी, माना जाता है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपना राज्य शुरू करा। उसने राजधानी बनाई, क्या? लाहौर उसने राजधानी बनाई। तब आया तो उसने पहले तो एक काम करा, क्या? लाहौर राजधानी बनाई, लाहौर राजधानी बनाई। अब राजधानी लाहौर राजधानी बनाई तो अब इस हर एक राजा को लगता है कि मैं एक स्वतंत्र राजा हूं। तो कुतुबुद्दीन ऐबक को भी लगा कि मैं एक स्वतंत्र राजा हूं, इसलिए उसने अफगान पर आक्रमण किया और गौरी को 40 दिन के लिए गुलाम बनाया। तो अफगान पर विजय, अफगान को जीता। कितने दिनों के लिए? 40 दिनों के लिए अफगान को जीता। 40 दिनों के लिए 40 दिनों के लिए अफगान को जीता इसने। अब इसे कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श भी कहा जाता है। लाख बख्श भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? इसे लाखों का ध्यान दिया था। क्या दिया था? लाखों का दान देने के कारण लाख बख्श कहा गया। लाखों का दान देने के कारण लाख बख्श कहा गया इसे। क्या कहा गया? लाख बख्श कहा गया इसे। अब इसने कुतुब मीनार की नींव डाली इसने। कुतुब मीनार की नींव डाली। अब इसने कुतुब मीनार की नींव डाली। क्या डाली? कुतुब मीनार की नींव डाली। अब ये कुतुब मीनार जो था किसकी याद में बनाया गया? वो बनाया गया कुतुबुद्दीन
बख्तियार कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी काकी की याद में कुतुब मीनार बनवाया गया। तो बनाया गया किसकी याद में? बख्तियार कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में बनाया गया। इसने 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण करा। इसने 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण करा। अजमेर में 2.5 दिन तक झोपड़े में रहा है, इसलिए 2.5 दिन तक झोपड़ा बनाया है इसने। 2.5 दिन का झोपड़े का निर्माण करवाया। निर्माण कराया 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण कराया। इसके बाद चौगान खेलते समय इसकी मृत्यु हो गई। चौगान क्या होता है? एक घोड़े पर बैठा जाता है और एक डंडा लिया जाता है, उससे बॉल को मारा जाता है। तो ये जैसी बॉल मारने गया तो इसका पैर इसकी नाल पर पड़ गया और उसने सीधा नीचे की तरफ गिरते हुए उसका सिर नीचे आया और उसी वक्त सिर सीधा मुड़ गया और उसकी वहीं पे मृत्यु हो गई। सिर के बल गिरने के कारण उसकी मृत्यु हो गई। तो चौगान खेलते समय उसकी मृत्यु हो गई। चौगान खेलते समय कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई। चौगान खेलते समय कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई। मैंने क्या बताया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने लाहौर को राजधानी बनाया। अफगान को जीता। 40 दिनों के लिए गौरी को गुलाम बनाया और फिर साथ ही साथ गौरी भी मर चुका था। उसके बाद लाखों का दान देने के कारण लाख बख्श कहलाया। ये कुतुब मीनार की नींव डाली किसके लिए डाली? कुतुब मीनार किसकी याद में बनाया जाता है? कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में बनाया गया और 2.5 दिन का झोपड़े का निर्माण कराया और साथ ही साथ चौगान खेलते समय इसकी मृत्यु हो गई। हम अब किन वंशों के बारे में पढ़ेंगे? कौन कौन से वंश के बारे में पढ़ेंगे हम? डायनेस्टी। वंश को डायनेस्टी भी कहा जाता है। वंश को इंग्लिश में डायनेस्टी कहा जाता है और गुलाम को सिल्फ कहा जाता है। सिल्फ ऑफ डायनेस्टी कहा जाता है। तो हम हिंदी में दिखाएंगे। तो पहला हम पढ़ेंगे गुलाम वंश में हमने पढ़ा अभी कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में पढ़ा। कुतुबुद्दीन ऐबक एक गुलाम था। इसका भी गुलाम कौन है? इस कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम है इल्तुतमिश। कुतुबुद्दीन ऐबक से पहले दिल्ली का राजा बनना चाहता था परंतु नहीं बन पाया, इसलिए कुतुबुद्दीन ऐबक की पुत्री से इसने विवाह करा। उसके बाद ये कुतुबुद्दीन ऐबक एक गुलाम था कुतुबुद्दीन का। तो इल्तुतमिश ने इसके बाद इसने शासन करा। अब इसके इल्तुतमिश का जो गुलाम था वो था रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान को गुंडों ने मार दिया था। रजिया सुल्तान को गुंडों ने मारा था और रजिया सुल्तान का जो गुलाम था वो था बलबन। अब ये है गुलाम वंश के बाद हम दूसरा वंश पढ़ेंगे, वो है खिलजी वंश। क्या है? खिलजी वंश। ये दूसरा वंश है। तीसरा वंश है वो है तुगलक वंश के बाद जो चौथा वंश है वो है सैयद वंश के बाद जो पांचवा वंश है वो है लोधी वंश। तो हम इन 5 वंशों के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला वंश है गुलाम वंश। इसके बारे में मैंने कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में बताया। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में मैं इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान और बलबन के बारे में एक साथ बताऊंगा, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में बताया मैंने आज आपको। तो दूसरी वीडियो जब मैं बनाऊंगा तब इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान और बलबन के बारे में एक साथ बताऊंगा। मैं आपको तीनों के बारे में बताऊंगा। फिर इसके बाद बताऊंगा इस वंश के बारे में, खिलजी वंश। कौन सा वंश? खिलजी वंश के बारे में बताऊंगा गुलाम वंश के बाद। और खिलजी वंश के बाद मैं बताऊंगा तुगलक वंश के बाद बताऊंगा मैं सैयद वंश के बाद लोधी वंश में।
खिलजी वंश में कौन कौन से राजा थे? वो था जलालुद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी और फिरोज शाह। अलाउद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी और मुबारक शाह खिलजी, मुबारक शाह खिलजी। और तुगलक वंश में जो राजा थे वो था गयासुद्दीन तिगली, गयासुद्दीन तिगली। ऐसी आदि जो राजा थे वो इसमें थे, सैयद वंश में भी थे, लोधी वंश में भी थे, इब्राहिम लोधी था, है ना, सिकंदर लोधी था, आदि ऐसे कई राजा थे। ऐसे हम इन वंशों के बारे में बताएंगे तो हमारा जो ये टॉपिक है ये कम से कम 10 दिन तो चलने ही वाला, 10 या 8 दिन में ये खत्म हो जाएगा हमारे सारे टॉपिक ये। और ये जितने वंश हैं ये 8 दिन के अंदर खत्म कर देंगे। और फिर उसके बाद हमारे पढ़ेंगे मुगल वंश, मुगल काल, मुगल काल के बारे में पढ़ेंगे हम। ये मध्य काल के अंदर ही आता है मुगल काल। तो बाबर, हुमायूं, अकबर, जो मुगल काल है उसमें हम 6 राजाओं के बारे में पढ़ेंगे, बाबर, हुमायूं, अकबर। हुमायूं के वक्त शेरशाह के बारे में पढ़ेंगे और अकबर के वक्त हम पढ़ेंगे राणा प्रताप के बारे में। फिर हम पढ़ेंगे 3 और राजा, जैसे हो गया औरंगजेब, शाहजहां और आदि ऐसे एग्जाम्स है। औरंगजेब के वक्त हम पढ़ेंगे कई ऐसे राजा, जैसे शिवाजी के बारे में पढ़ेंगे और आदि ऐसे राजाओं के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम कल करवाएंगे। तो शुक्रिया दोस्तों।